और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप है। और अब ट्रंप का टारगेट पुतिन या खमनेई? क्या अगला नंबर पुतिन का है? जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने उठवाया, घर में घुसकर खींचकर उठवाया और खींचकर अमेरिका लेकर गए, ये वो तस्वीर है। क्या इसी तरह ट्रंप पुतिन पर भी एक्शन ले सकते हैं? क्या इसी तरह ट्रंप पुतिन को भी रूस के मॉस्को से उठवा कर ले जा सकते हैं, जैसे वेनेजुएला में किया गया? वेनेजुएला में पहले एक साथ 4 अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई, हड़कंप मच गया, लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले राष्ट्रपति को उठा ले गए। पुतिन के खिलाफ भी ट्रंप एक्शन ले सकते हैं? क्या मॉस्को में घुसकर पुतिन को कैप्चर कर सकते हैं? यह सवाल इसलिए किया जा रहा है, पुतिन ट्रंप के निशाने पर रहे हैं। पुतिन का घर मॉस्को में है, बहुत अत्याधिक और अत्याधुनिक सुरक्षा में पुतिन रहते हैं हर वक्त। उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस सुरक्षा घेरे में पुतिन रहते हैं। लेकिन पुतिन को उठवाने का सवाल इसलिए क्योंकि यह बात कोई और नहीं, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। इशारों में ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, सुनिए। अगर तानाशाहों के साथ ऐसा किया जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि अगला नंबर किसका होना चाहिए। अगर तानाशाहों के साथ ऐसा किया जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि अगला नंबर किसका होना चाहिए। अगर तानाशाहों के साथ ऐसा किया जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि अगला नंबर किसका होना चाहिए। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं अगला नंबर किसका होना चाहिए, क्योंकि कुछ रोज पहले ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई, दोनों मिले, लंबी बातचीत हुई। उसके बाद ज़ेलेंस्की ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका जानता है कि अगला नंबर किसका हो सकता है, तानाशाहों के साथ ऐसा किया जाना चाहिए। No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. पूरी दुनिया में ट्रंप और उनके वेनेजुएला पर हुए हमले की चर्चा है और खबर है कि ट्रंप का अगला टारगेट पुतिन है। तो क्या ट्रंप की सेना रूस में भी घुस जाएगी और पुतिन को गिरफ्तार कर लेगी? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाम लिए बिना इशारा तो यही किया है। अगर तानाशाहों के साथ ऐसा किया जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि अगला नंबर किसका होना चाहिए। लेकिन सुपर पावर पुतिन को पकड़ना क्या इतना आसान है, जो रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु पावर है? इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक के सामने जो पुतिन न कभी झुके और न उनकी एक बात मानी, क्या ट्रंप की फोर्स उस पुतिन के किले तक भी पहुंच सकती है, या फिर पुतिन के लिए ट्रंप ने कोई और खतरनाक प्लान बना लिया है? तो क्या वाकई रूस के राष्ट्रपति पुतिन टारगेट पर हैं? यह है पुतिन का महल, रूस के मॉस्को में है क्रेमलिन, यही रूस के राष्ट्रपति का घर है। घर देखिए, यह पूरा महल है, यहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता है, लेकिन यहां तक पहुंच हुई है। क्या इस पर ट्रंप अटैक करेंगे? यह पुतिन का घर अंदर से, महल के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर वक्त पुतिन कड़े सुरक्षा पहरे में रहते हैं। लेकिन यह नामुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि यह तस्वीर देखिए, यूक्रेन ड्रोन से अटैक कर चुका है क्रेमलिन पर। पिछले दिनों यूक्रेन ने दर्जनों ड्रोन हमले किए थे, जो पुतिन के दरवाजे तक भी पहुंचा है। ये बात अलग है, उस हमले को एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया था, लेकिन अमेरिका की वो फोर्स, ये है डेल्टा फोर्स, यही वेनेजुएला से राष्ट्रपति को उठा कर लाई है। और इस तरह के काम में इसी फोर्स को लगाया जाता है जब राष्ट्रपतियों को उठाना हो, किसी आतंकी को उठाना हो।
क्या ट्रंप ऐसा कर पाएंगे? अब सवाल यह है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बाद क्या ट्रंप के अगले टारगेट पुतिन है? अब सवाल यह उठ रहा है, क्या अमेरिका रूस में घुसकर पुतिन को गिरफ्तार करने वाला है? यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान यही इशारा कर रहा है। यह हम नहीं, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। पुतिन का नाम लिए बिना कहा है, अमेरिका तानाशाहों से निपटना जानता है। मदुरो की गिरफ्तारी के बाद अगला कदम क्या और कहां होगा उसे पता है। तो क्या ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ एक्शन के लिए ट्रंप को भड़का रहे हैं, या फिर पुतिन पर एक्शन को लेकर ट्रंप और ज़ेलेंस्की में कोई बात हुई है? क्योंकि हाल ही में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात 3 घंटे तक चली। पुतिन से भी बात कर कई बार ट्रंप जंग रोकने की अपील कर चुके हैं, लेकिन पुतिन माने नहीं। पुतिन झुकने को तैयार नहीं है, तो क्या वो दूसरे विकल्प तलाश कर रहे हैं? अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने हजारों किलोमीटर दूर से मादुरो को गिरफ्तार किया। डेल्टा फोर्स की गिनती दुनिया की सबसे हाईटेक फोर्स में होती है। कई स्तर की ट्रेनिंग के बाद बेहतरीन अमेरिकी सैनिक डेल्टा फोर्स में आते हैं। हाईटेक हथियार, भारी शारीरिक मानसिक दबाव की इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। मोसाद की तरह डेल्टा फोर्स भी विदेशों में घुसकर ऑपरेशन में माहिर है। डेल्टा फोर्स ने ही, आपको याद होगा, सद्दाम हुसैन को पकड़ा था। बगदादी को भी डेल्टा फोर्स ने मारा था। जब ऑपरेशन मुश्किल हो और कामयाबी की गारंटी चाहिए तो डेल्टा फोर्स उतारी जाती है। तो क्या पुतिन को उठाने के लिए ट्रंप इसी डेल्टा फोर्स को रूस भेजने वाले हैं? सुनिए क्या कह रहे हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। в Европе, в Сполучених Штатах Америки. वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन को लेकर मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अगर तानाशाहों के साथ ऐसा किया जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि अगला नंबर किसका होना चाहिए। З якою ми починаємо рухатись ще швидше зустрічі в Європі, в Сполучених Штатах Америки. वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन को लेकर मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अगर तानाशाहों के साथ ऐसा किया जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि अगला नंबर किसका होना चाहिए। З якою ми починаємо рухатись ще швидше. Я तो क्या अगला नंबर वाकई पुतिन का हो सकता है? क्या यह इतना आसान है, या सरल भाषा में कहें इतना हलवा है? देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पुतिन की सिक्योरिटी। देखिए, पुतिन अभेद्य सुरक्षा घेरे में रहते हैं। भारत भी आए थे तब भी आपने पुतिन की सुरक्षा देखी होगी, किस तरह की सिक्योरिटी में थे वो। पुतिन की सुरक्षा आप देख रहे हैं, खास गार्ड्स, खास अंगरक्षक उनके साथ हर वक्त चलते हैं, खास बैग्स उनके पास होते हैं। अब देखिए जरा उनका सुरक्षा घेरा, क्या इतना आसान है पुतिन तक पहुंचना? ये पुतिन का घर आप देख रहे हैं, और डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम घर के आसपास तैनात रहते हैं। यूक्रेनी ड्रोन आया था, डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया। पुतिन के घर पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, क्योंकि घर की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम हर वक्त तैनात है। यह मिसाइलों से होने वाले हमलों को रोकने में भी सक्षम है। कई बार ड्रोन से हमले की कोशिश हुई, हर बार नाकाम हो गई। घर की दीवारों को बम और बुलेट रोधी बनाया गया है, यानी गोलीबारी और विस्फोट तक झेलने में सक्षम है यह दीवार। इसके अलावा 50 से ज्यादा स्पेशल गार्ड उनकी सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहते हैं, जो परछाई की तरह हर वक्त पुतिन के साथ रहते हैं। ये जवान हाथ से भी मुकाबला करने में बहुत माहिर होते हैं और किसी को भी पुतिन के आसपास तक फटकने नहीं देते। ये खास बैग देखिए, पुतिन के साथ हमेशा 2 बॉडीगार्ड सूटकेस लेकर चलते हैं। कभी कभी इसी सूटकेस का वो छाता जैसा इस्तेमाल करते हैं। ये कोई आम छाता या सूटकेस नहीं होता है, ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ सूटकेस होता है। अचानक होने वाले हमले को रोकने में भी ये सक्षम होता है। साथ ही इस सूटकेस में एक पिस्तौल भी रखी होती है। ये पुतिन के बॉडी डबल। पुतिन के काफिले में एक जैसी कारें, बहुत सारी कारें होती हैं। रूसी राष्ट्रपति किस कार में बैठे हैं किसी को नहीं पता होता, और कई बार तो बॉडी डबल का भी इस्तेमाल करते हैं वो, यानी एक ही शक्ल के बहुत से लोग, यानी उनके जैसे ही दिखने वाले कई लोग पुतिन के आसपास होते हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी कराकर पुतिन जैसे दिखते हैं। इसलिए पुतिन को मारना लगभग नामुमकिन है और पकड़ना नामुमकिन है। सुनिए जरा पुतिन ने पिछले दिनों कैसे ट्रंप और अमेरिका को वार्निंग दी थी। हमें अक्सर अमेरिका से सुनने को मिलता है कि आपको ऐसा करना ही होगा, आपने बाध्यता स्वीकार की है। हम आपको गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। आप कौन होते हैं किसी को चेतावनी देने वाले? आपको किसी को चेतावनी देने का क्या अधिकार है? अब देखिए जरा, जैसा हमला वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर किया गया,
क्या वैसे ही पुतिन पर किया जाएगा? इसके लिए पहले मैं आपको बताता हूं वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैसे उठाया गया। यह तस्वीर देखिए, ये जो आप घर देख रहे हैं, यह था वेनेजुएला के राष्ट्रपति का घर। इसी में रहते थे। उनके लिए भी बहुत सुरक्षा घेरा यहां रहता था और माना जाता था कि उन्हें यहां से उठाना मुश्किल है। वो खुद धमकी दे चुके थे, आओ मुझे उठा लो। लेकिन देखिए क्या हुआ। रात के वक्त एयर स्ट्राइक हुई, एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक हुई। पूरी सेना, पूरा सुरक्षा अमला उस एयर स्ट्राइक को संभालने और समझने में लग गया। और देखिए उसके बाद जब पूरा अमला एयर स्ट्राइक देख रहा था तो एक के बाद एक 9 हेलीकॉप्टर पहुंचे। 9 हेलीकॉप्टर्स की एंट्री हुई है वेनेजुएला के राष्ट्रपति के घर पर। ये देख रहे हैं, एक के पीछे एक 9 हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं। और ये हेलीकॉप्टर देखिए कैसे पहुंचे, मैं आपको बताऊं कहां से आए हैं और कैसे स्ट्राइक की। ये मैप है अमेरिका का मैप। अमेरिका वॉशिंगटन से ये उड़े लगभग 3,300 किलोमीटर की दूरी तय की है। और आप देखिए वेनेजुएला के काराकस पहुंचे हैं। ये आप देख रहे हैं 3,300 किलोमीटर की दूरी तय करके फाइटर हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं। वेनेजुएला आए, काराकास आए और यहां से सीधे उठाकर ले गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। और तस्वीर देखिए जरा कैसे, ये आप देख रहे हैं, और अटैक करते हुए गए जिससे किसी का ध्यान न जाए उस ओर कि क्या हो गया, राष्ट्रपति को उठाया जा चुका है। अब देखिए हमले की पहले और बाद की तस्वीर, ये बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद की तस्वीर दिखा रहा हूं। पहले देखिए पूरा स्ट्रक्चर आपको ढांचा नजर आ रहा है, दूसरी तरफ तबाह स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। पहले और बाद की तस्वीरें हैं जो बता रहा है कि अमेरिका के हमले में सब कुछ तबाह हो गया। धुआं उड़ता नजर आ रहा है, बारूदी धुआं। और देखिए अपना काम करने के बाद हेलीकॉप्टर बड़े आराम से वापस चले गए। इसी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर भरा गया और अमेरिकी हेलीकॉप्टर उड़ गए। Las explosiones, se escuchan helicópteros, son las 1:58. देखिए जो बात हम कह रहे थे और जो बात ज़ेलेंस्की कह रहे थे, क्या इतना आसान है पुतिन के खिलाफ करना? यह तस्वीर आप देख रहे हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिस वक्त अंदर बैठे हुए हैं और अमेरिकी सेना से घिरे हुए हैं। और ये सारी तस्वीरें, जो कुछ हो रहा था, इसे ट्रंप अपनी आंखों से देख रहे थे बैठकर। इस सारे ऑपरेशन को, अमेरिका में रिवाज है जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो इस तरह से राष्ट्राध्यक्ष देखते हैं। आपको याद होगा ओसामा के खिलाफ हो रहा था, तब भी ऐसा ही देखा जा रहा था। अभी ट्रंप इस ऑपरेशन को देख रहे थे। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं कैसे ये पूरा सीक्रेट ऑपरेशन चला। ट्रंप अपनी नजरों से इस पूरे ऑपरेशन को कैसे देख रहे थे। ट्रंप बैठे हुए थे और उनकी नजर सामने लगी स्क्रीन पर थी। वेनेजुएला में जब शनिवार रात करीब 2 बज रहे थे, तभी अमेरिका के ताबड़तोड़ 150 विमानों ने धावा बोला। आधी रात को वेनेजुएला में 5 ठिकानों पर बम बरसाए। जब राजधानी कराकास कई धमाकों से गूंज रही थी, तभी अमेरिकी हेलीकॉप्टर जमीन के आसपास बेहद पास उड़कर पहुंचे, जिसमें स्पेशल कमांडोज थे जिन्हें फाइटर जेट सुरक्षा दे रहे थे। सभी अमेरिकी कमांडोज राष्ट्रपति भवन पर उतरने वाले थे और उससे पहले कराकास शहर की लाइटें बंद कर दी गईं, अंधेरा कर दिया गया। उसके तुरंत बाद कमांडोज उतरे और सीधे राष्ट्रभवन में पहुंचे। ट्रंप के मुताबिक राष्ट्रपति भवन किले की तरह सुरक्षित था और उसी के बेडरूम में वेनेजुएला के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। तभी मादुरो को खबर मिली कि अमेरिकी फौज घुस चुकी है। ट्रंप ने बताया कि मादुरो अपनी पत्नी के साथ वहां से भागे।
वो जान बचाने एक बंकर की तरह सुरक्षित कमरे में जाने लगे। दरअसल वो एक खास सेफ रूम था जिसकी दीवारें स्टील की थी, लेकिन वहां जाने से पहले मादुरो को पत्नी संग दबोच लिया गया। उन्हें घसीटकर बेडरूम से बाहर लाया गया और फिर उठाकर न्यूयॉर्क ले आए। कमांडोज स्टील की दीवारें काटने को तैयार थे, मगर जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अमेरिका को मादुरो की हर मूवमेंट की पूरी जानकारी थी। कहा जा रहा है मादुरो के खेमे से में CIA का कोई आदमी पहले से था जो मादुरो के खाने पीने, रहने, कपड़े, सबकी डिटेल CIA को दे रहा था। दावा है मादुरो को कुत्ते, बिल्ली और करीबियों तक की पूरी जानकारी CIA को थी। अमेरिकी अफसर ने बताया कि कई महीनों तक मिशन की तैयारी हुई है, यहां तक कि मादुरो के घर जैसा मॉडल बनाकर रिहर्सल की गई है। आखिरकार सही मौके पर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को अंजाम दिया गया। ट्रंप ने कहा, मैंने खुद टीवी शो की तरह पूरा ऑपरेशन लाइव देखा है। कोई भी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं हुई, लेकिन कुछ घायल हुए हैं। और इसके बाद, इस पूरे ऑपरेशन के बाद देखिए कैसे अमेरिकी फाइटर जेट मिसाइल और रॉकेट दागने के बाद वापस लौट गए। ये उनकी उड़ान की तस्वीर। It was dark and it was deadly, but captured along with his अमेरिकी wife, सैनिकों ने वेनेजुएला में शानदार मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है। Flores, यह अमेरिकी ताकत का शानदार नजारा था। यह बहुत ही प्लानिंग के साथ की गई थी। कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता। इस ऑपरेशन में अमेरिका की पूरी सैन्य ताकत इस्तेमाल किया गया। हमले के लिए हवा, जमीन और समुद्र तीनों रास्तों से सेना को लगाया गया। यह हमला इतना प्रभावशाली था कि ऐसा नजारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी किसी ने नहीं देखा। face the full might of American justice and stand trial on American soil. अब देखिए जरा, इस बड़े हमले के बाद, राष्ट्रपति को किडनैप करने के बाद दुनिया में देखिए प्रदर्शन हो रहा है। फ्रांस में देखिए ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरे, अमेरिका का झंडा जला रहे हैं। न सिर्फ फ्रांस, ग्रीस में देखिए, ग्रीस में भी लोग सड़कों पर उतरे। जैसे ही पता चला कि अमेरिका ने घुसकर किसी राष्ट्रपति को उठा लिया है, उसका विरोध शुरू हुआ। लोग सड़कों पर अमेरिका का झंडा जलाने लगे, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। न सिर्फ इन मुल्कों में, बल्कि खुद वेनेजुएला में देखिए, लोग सड़कों पर उतरे, अपने राष्ट्रपति के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, अमेरिका के खिलाफ विरोध कर रहे थे। ¡Viva la patria! और न सिर्फ इन देशों में, बल्कि खुद अमेरिका ने यह हरकत की और अमेरिका में ही प्रदर्शन हो रहा था। टाइम्स स्क्वायर में देखिए जरा, भारी भीड़ थी, हजारों लोग सड़कों पर उतरे अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में और प्रदर्शन कर रहे थे। Stop the bombing right now! The U.S. launched a massive criminal bombing campaign. और देखिए व्हाइट हाउस, ट्रंप के घर के बाहर भी लोग जुट गए। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लोग, ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। और हर जगह तो समझ में आता है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी प्रदर्शन हो रहा था वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाए जाने के खिलाफ। अब देखिए जरा दुनिया के नेता क्या कह रहे हैं। पुतिन ने जब ये तस्वीरें देखी तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, अमेरिका कानून नहीं मानता है, निजी फायदे के लिए उसने कई देशों को बर्बाद कर दिया है।
रूस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करने को कहा है। इसके अलावा पुतिन ने कहा हमें वेनेजुएला के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हैं हम। चीन कह रहा है, जिनपिंग कह रहे हैं चीन ने इसे अमेरिकी दादागिरी बताया और इसे गलत ठहराया है। कहा किसी राष्ट्रपति को ऐसे अपने देश ले जाना गलत है। जिनपिंग के देश ने ट्रंप को से कहा मादुरो को तुरंत रिहा करो। चीन का कहना है कि इससे क्षेत्र की शांति खतरे में पड़ जाएगी। दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन न करने की भी नसीहत दी है चीन ने। किम जोंग उन करीबी है वेनेजुएला के राष्ट्रपति का। किम जोंग ने धमकी देते हुए कहा मेरे दोस्त को रिहा करो वरना इसके अंतर्राष्ट्रीय गंभीर परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। अमेरिकी कार्रवाई दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ढकेल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमले को गलत बताकर निंदा की है। वेनेजुएला की संप्रभुता और अखंडता का घोर उल्लंघन बताया इसे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को इस ऑपरेशन की बधाई दी है। कहा मैं आपके फैसले और बहादुर सैनिकों को सलाम करता हूं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति बोले वेनेजुएला के लोग तानाशाही से आजाद हो गए। आजादी को कुचलकर मदुरो ने अपने लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। अब सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और लोगों के मुताबिक हो, यानी यूरोपीय देश ट्रंप के साथ खड़े। ब्रिटिश पीएम बोले हम मादुरो को एक अवैध राष्ट्रपति मानते थे। कीर स्टारमर ने कहा मादुरो के शासन के अंत से हमें कोई दुख नहीं है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्या कह रहे हैं। Санкции Совета Безопасности, что ли? वो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानते। उन्होंने चाहा और युगोस्लाविया, इराक, सीरिया और लीबिया पर हमला कर दिया। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों को सिर्फ निजी फायदे के लिए बर्बाद कर दिया। Наносить удары. वेनेजुएला में जो राज्य प्रायोजित आतंकवाद की घटना हुई है वो बेहुदे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। एक शांतिपूर्ण देश के खिलाफ इस तरह का मिलिट्री एक्शन हुआ जिससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। वहां के वैध राष्ट्रपति का गैर कानूनी तरीके से अपहरण किया गया है। वेनेजुएला के लिए हम अपना खून तक देने को तैयार हैं। वेनेजुएला के साथ जो किया जा रहा है वो बर्बरता है। हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। इस देश में केवल एक ही राष्ट्रपति है और उनका नाम निकोलस मादुरो है। अब देखिए जरा आखिर होगा क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति को? उम्र कैद होगी या उन्हें सजाए मौत होगी? क्योंकि उन्हें अमेरिका ले जाया जा चुका है। ये विमान जो आप देख रहे हैं, इसी विमान में उन्हें अमेरिका लेकर पहुंची है अमेरिकी सेना। ये विमान लैंड हुआ और उसके बाद देखिए विमान से बाहर निकले हैं मादुरो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति। उन्हें पकड़े हुए थी एजेंसी के लोग, दोनों हाथों को, हाथ में हथकड़ी थी, नीले रंग का स्वेटशर्ट पहना था उन्होंने। लेकिन इन सब के बावजूद देखिए जब निकले हैं तो विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। यह भी अपने आप में बड़ी बात है कि एक राष्ट्राध्यक्ष को घर में घुसकर उठा ले गई हो कोई सेना, उसके बाद भी उसके हौसले पस्त नहीं हुए। वो विक्ट्री साइन दिखा रहा है, वो डर नहीं रहा, वो घबरा नहीं रहा, वो गिड़गिड़ा नहीं रहा है। और सिर्फ विक्ट्री साइन नहीं, वो थम्स अप भी दिखाते हुए नजर आए। कुर्सी पर बैठे हैं, देखिए पीछे अमेरिकी एजेंसियों के ऑफिसर साहब देख रहे हैं और दोनों हाथ से थम्स अप कर रहे हैं वो। और उसके बाद इन्हें देखिए ले जाया गया। इनके ऊपर ड्रग्स के आरोप लगे थे। अमेरिका आरोप लगाता था ये ड्रग्स भेजते हैं हमारे यहां, इसलिए इन्हें ले जाया गया एंटी ड्रग एजेंसी जो है अमेरिका की, वहां पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ले जाया गया हेलीकॉप्टर से। और उसके बाद वहां के हेडक्वार्टर जहां उन्हें रखा गया है। ये पूरा काफिला जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति को जो किडनैप किया गया, उठाया गया, ये जब लेकर पहुंचा है। और मादुरो देखिए बोल रहे हैं न डर न खौफ, बोल रहे हैं गुड नाइट और हैप्पी न्यू ईयर जब उन्हें अंदर ले जाएंगे। देखिए गाड़ी पीछे की गई बख्तरबंद, इसी से उन्हें निकाला जाएगा। सुनिए।
मदुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति गिरफ्त में भी गुड नाइट और हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं। तो अब आखिर इनका होगा क्या? कौन सी सजा होगी? अमेरिकी कोर्ट में पति और पत्नी दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को अमेरिकी अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में अमेरिका की अटॉर्नी जनरल ने इन पर दर्ज मामलों की पुष्टि की, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि अमेरिकी अदालतों में ही इन पर केस चलेगा। राष्ट्रपति मदुरो के खिलाफ नार्को आतंकवाद की साजिश के आरोप लगाए ट्रंप ने। कोर्ट में बताया गया कि वो अमेरिका में हजारों टन कोकीन तस्करी में शामिल रहे। ये कोकीन की तस्करी 1999 से 2025 तक अमेरिका में की गई। चार्जशीट में है कि उन्होंने ड्रग तस्करों को राजनयिक पासपोर्ट से सुरक्षा दी और अपनी सत्ता का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को बचाने में किया। उन्होंने तस्करों की अवैध संपत्ति को वैध बनाने में मदद की है। इसमें उनकी पत्नी, बेटा और वेनेजुएला के कई बड़े मंत्री शामिल थे। इसी वजह से मादुरो की पत्नी इस मामले में सह अभियुक्त उन्हें बनाया गया है। अगर अदालत में आरोप साबित होते हैं तो मादुरो को उम्र कैद की सजा हो सकती है, लेकिन यह किसी राष्ट्र प्रमुख को ऐसी सजा दुनिया में ऐतिहासिक मिसाल होगी। हालांकि मादुरो समर्थक देश इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी राष्ट्रपति को गिरफ्तारी से छूट होती है। रूस, चीन ने इसे संप्रभु देश पर हमला बताया। ऐसे में वो यूएनएससी में मुद्दा उठा सकते हैं। सवाल यह है कि अमेरिका अपने आगे सुनता कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल है। सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं। We're going to run the country until such time. अमेरिका प्लानिंग कर रहा है कि वेनेजुएला के साथ आगे क्या करना है। हम देखेंगे कि क्या विपक्ष का कोई नेता देश की कमान संभाल सकता है। अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा कि मादुरो के जाने के बाद कोई और उसी तरह सत्ता संभाल ले। वेनेजुएला में अब पुराना सिस्टम दोबारा नहीं चलने दिया जाएगा। Until such time as we can do a safe. आइए अब मैं आपको बताऊं, ट्रंप दरअसल आपको याद होगा, ट्रंप पिछले दिनों खुद भी कई बार उन जगहों पर अटैक कर चुके थे। वो जो बोट्स थी जो ड्रग ले जाती थी, वेनेजुएला की बोट थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की को पुतिन उठा सकते हैं? जिस तरह यह कहा गया कि पुतिन को ट्रंप उठा सकते हैं, अमेरिका के सांसद कह रहे हैं कि पुतिन भी तो ज़ेलेंस्की को उठा सकते हैं। यह भी तो हो सकता है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका के सांसद है रोक खन्ना, भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद ने ट्रंप को आईना दिखाया है। कहा अगर पुतिन भी यूक्रेन से ज़ेलेंस्की को उठवा ले तो। रोक खन्ना ने कहा यही जिनपिंग भी ताइवान में करे तो क्या होगा? दूसरी ताकतें ऐसे कदम उठाएंगी तो अमेरिका कैसे जवाब देगा? हम बेवजह युद्ध में उलझते हैं जबकि महंगाई, नौकरी पर काम हो। जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने तुरंत ट्रंप को फोन कर दिया। इसके बाद बातचीत के बाद उन्होंने ट्रंप के फैसले पर विरोध वाला पोस्ट डाला है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। ममदानी ने कहा यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इससे न्यूयॉर्क पर असर पड़ेगा क्योंकि यहां वेनेजुएला के कई लोग हैं। माइक जॉनसन ने कहा भले विरोध हो रहा हो, लेकिन ज्यादातर रिपब्लिकन सांसद पक्ष में, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी उनके इस फैसले के साथ खड़ी हुई है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन के इस फैसले को सही बताया। कहा एक आपराधिक शासन के खिलाफ कार्रवाई न्यायसंगत है। लेकिन कमला हैरिस, पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति, ने भी इसको गलत बताया है। कमला हैरिस ने कहा यह ड्रग्स नहीं बल्कि तेल का खेल है। हैरिस ने दावा किया ट्रंप सबसे ताकतवर नेता बनना चाहते हैं और इसकी कीमत अमेरिकी चुकाते हैं। सैनिकों को जोखिम में डाल रहे हैं, अरबों खर्च कर रहे हैं, जबकि यह करने का अधिकार उनके पास नहीं है। तो क्या सवाल यह है, क्या वाकई सारा खेल तेल का है? ट्रंप को तेल चाहिए। यह जो तेल है, बताया जाता है कि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा तेल है दुनिया में। क्या ट्रंप की नजर वेनेजुएला के तेल पर है और ट्रंप चाहते हैं कि वेनेजुएला से तेल निकालकर पूरी दुनिया में बेचना? देखिए जरा मैं ये क्यों कह रहा हूं। ये मैप देखिए, दुनिया का नक्शा आपके सामने आ गया है।
कहां कितना तेल है इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। वेनेजुएला देखिए, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है 20%। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर सऊदी अरब का आता है। सऊदी अरब के पास 17% तेल है दुनिया का, तो वेनेजुएला के पास 20% तेल है, ट्रंप पर इसकी नजर है। तीसरा नंबर देखिए ईरान का आता है, ईरान के पास 13% तेल है दुनिया का। उसके बाद नंबर आता है कनाडा का, कनाडा के पास 11% तेल है। कनाडा के अलावा अगला नंबर आता है इराक का 9% तेल और यूएई के पास 7% तेल। तो दुनिया के ये मुल्क हैं, वो ये 6 देश जिनके पास सबसे ज्यादा तेल है, उसमें भी टॉप पर है वेनेजुएला, इसलिए ट्रंप की नजर वेनेजुएला पर है। सुनिए जरा, डिफेंस एक्सपर्ट्स भी क्या ये मानते हैं ट्रंप की नजर तेल के खेल पर है, सुनिए। ऐसे फ्रंट हैं इस समय जिन्हें वार फ्रंट कहा जा सकता है, जो दुनिया में खुले हुए हैं, कोई भी किसी के साथ कर सकता है। जो अमेरिका ने अब ये किया है उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया ने ये कह दिया है कि आप तुरंत मादुरो को छोड़ो, और अगर आप उसे नहीं छोड़ते हैं तो आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। रशिया और चाइना, जिन दोनों ने सपोर्ट करने के लिए वेनेजुएला को कहा था, वो दोनों भी इसके अगेंस्ट हैं। और तो और एक आध 2-3 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी इसके अगेंस्ट हैं। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाए। अब देखिए तेल का खेल है तो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, और एक्सपर्ट दूसरी वजह भी बता रहे हैं। वेनेजुएला में लोग खुश क्यों हैं अपने राष्ट्रपति को उठाए जाने पर? यह तस्वीर देखिए, लोग डांस कर रहे हैं। राष्ट्रपति का किडनैप हो गया, राष्ट्रपति को अमेरिका उठा ले गया, लोग खुशी मना रहे हैं। अब देखिए लोग वेनेजुएला में जश्न में डूबे। ऐसा क्या कर रहे थे राष्ट्रपति? ये उनके राष्ट्रपति की एक तस्वीर सत्य साईं के साथ है। वो भारत भी आए हैं और सत्य साईं से आशीर्वाद भी लिया है और सत्य साईं को बहुत मानते रहे हैं। तो आइए अब आपको बताऊं आखिर वो क्या कर रहे थे ऐसा जो वेनेजुएला में लोग जश्न मना रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि तेल वाला देश का हाल इतना खराब था, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल, उसके बाद भी सबसे बुरे हाल। एक मजदूर परिवार में जन्मे मादुरो एक वक्त बस चलाया करते थे, बाद में वो यूनियन के नेता के तौर पर पहली बार राजनीति में आए। शावेज नाम के सैन्य अधिकारी ने 1992 में तख्तापलट की कोशिश की। शावेज को जेल हुई तो गिरफ्तारी के विरोध में मादुरो ने अभियान चलाया। यहीं से मादुरो वेनेजुएला की राजनीति का बड़ा चेहरा बने और सत्ता तक पहुंच गए। मादुरो एक बार भारत भी आए हैं, किसी राजनीतिक नहीं बल्कि निजी यात्रा पर। दरअसल निकोलस मादुरो सत्य साईं बाबा को अपना गुरु मानते थे। सत्य साईं बाबा का निधन हुआ तो वेनेजुएला में एक दिन का शोक रखा गया। सत्य साईं बाबा की एक बड़ी तस्वीर मादुरो के ऑफिस पर भी लगी हुई थी। मादुरो की कुल संपत्ति बड़े नेताओं से कम करीब 20 करोड़ रुपए बताई जाती है। कहते हैं भ्रष्टाचार और घोटाले की बहुत सी संपत्ति का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जो वेनेजुएला कभी दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश हुआ करता था, उसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है, वो आज कंगाल मुल्क क्यों है? बिना किसी युद्ध के मादुरो के दौर में जीडीपी 80% तक गिर गई। वेनेजुएला ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ तेल निकालने में ही लगा रखी थी। दरअसल खेती, फैक्ट्री, दूसरे बिजनेस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तेल निकालने या उसके व्यापार में भी नई तकनीक पर जोर नहीं दिया। मादुरो के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार और ड्रग तस्करी भी बढ़ गई थी और 60 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर देश छोड़कर चले गए। इससे तेल उत्पादन और कम होने लगा और महंगाई बढ़ने लगी। इसलिए मादुरो की गिरफ्तारी पर वेनेजुएला भी जश्न मना रहा है। लोग वहां जश्न में डूबे हैं। सुनिए जरा मादुरो क्या कह रहे हैं। Mientras la tarde va cayendo en esta Caracas pacífica y bella, अमेरिका लोकतंत्र नहीं चाहता, वे वेनेजुएला का तेल, सोना और दुर्लभ तत्वों को चाहता है। और ये बात सच भी है। अमेरिका सिर्फ उन देशों को लूटता है, बर्बाद करता है जो उनसे कमजोर है। लेकिन देखिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भारत में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। भारत में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लेफ्ट के संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं।
चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो। वेनेजुएला लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो। हम तुम्हारे साथ। वेनेजुएला लड़े चलो, हम तुम्हारे। दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, विशाखापट्टनम में भी लेफ्ट के संगठन ने प्रदर्शन किया है और सड़कों पर उतरे हैं। अब देखिए, भारत को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। एक राष्ट्रपति को अमेरिका उठा ले गया, वहां तख्ता पलट हो गया, दूसरा नेता आएगा, इसका क्या फायदा है? वेनेजुएला में अमेरिकी हमले को लेकर भारत बहुत सतर्क है। विदेश मंत्रालय ने कहा वेनेजुएला के हालात चिंताजनक हैं। भारत वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा का समर्थन करता है। हम बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान की अपील करते हैं। भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीयों के लगातार संपर्क में और भारतीयों को हर संभव सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। जिस वेनेजुएला पर हमला हुआ वो भारत से 15,000 किलोमीटर दूर है। वहां की सत्ता में हुआ बदलाव भारत के लिए फायदेमंद है। भारत को सस्ता क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल सस्ता मिल सकता है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। एक वक्त भारत करीब 4 लाख बैरल कच्चा तेल रोज खरीदता था यहां से। अमेरिका ने बैन लगाया, उस बैन की वजह से भारत वहां से तेल खरीदना बंद कर चुका था। अब भारत वेनेजुएला से 4 से 10,000 बैरल ही तेल खरीद रहा था। अब जब वहां अमेरिका समर्थित व्यवस्था आएगी तो प्रतिबंध हटेंगे। भारत को रूस की तरह वेनेजुएला से डिस्काउंट पर कच्चा तेल मिल सकता है। ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनियां फिर से वहां उत्पादन और कारोबार बढ़ा सकती हैं। यह भारत का फायदा है। सुनिए जरा भारतीय सियासतदान इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं। सच ये है, इट्स अ ब्रेजन एक्ट ऑफ अग्रेशन एक सॉवरेन नेशन के ऊपर, और इसके लिए पूरी दुनिया को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रिटेक्स्ट के अंदर आपको कोई भी कानून इंटरनेशनल आपको ये इजाजत नहीं देता। जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर भारत सरकार का विदेश मंत्रालय समय पर अच्छे से अपनी सारी बातों को रखेगा, लेकिन पूरी कार्रवाई में वेनेजुएला के नागरिकों की सुरक्षा, वेनेजुएला के लोग सुरक्षित रहें, शांति से रहें, वह बहुत ही आवश्यक है। ये सनकी आदमी और ये पेट्रोल पर, गैस पर पूरा अधिकार चाहता है, और ये भारत को ही नहीं अमेरिका के शांतिप्रिय लोगों को भी इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। जो परिस्थितियां हैं, यदि ये हालात ट्रंप के सनकी का रहा तो हम विश्व युद्ध की ओर बढ़ चुके हैं। उस पर ये कब्जे की कार्रवाई है। आप हमें बताओ कि वो इराक को बर्बाद कर देते हैं, वो ईरान पे हमले करवाते हैं इजराइल के साथ मिलकर, वो उन्हें जो कुछ करना है वो करते हैं। लेकिन ऐसी कार्रवाइयां जो अमेरिका ने वेनेजुएला पे किया है, दुनिया के थर्ड वर्ल्ड देशों को सचेत रहना पड़ेगा। अब इन सब के बीच मैंने आपको बताया क्या पुतिन का नंबर है, कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, लेकिन क्या खमनेई का भी नंबर है। ईरान में जो कुछ हो रहा है ट्रंप करवा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने पिछले दिनों कहा ईरान में अगर कोई भी प्रदर्शनकारी मारा गया तो मैं दखल दूंगा। अमेरिका, मार्च मार अमेरिका, मार्च मार अमेरिका, मार्च मार अमेरिका, मार्च मार इस्राइल, मार्च मार इस्राइल। तो क्या खमनेई को भी ट्रंप उठा सकते हैं? चारों तरफ यह बात हो रही है। एक और तस्वीर, ईरान में हालात खराब हो रहे हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला में तख्ता पलट कर दिया। क्या ट्रंप ईरान में भी तख्ता पलट की तैयारी में है? और यह प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये अमेरिका पहली बार नहीं कर रहा है, अमेरिका ने बांग्लादेश में भी यही किया। हसीना का तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ माना जाता है, और उसके बाद कैसे यूनुस को वहां लाकर बिठाया है।
جاوید خاندان روز 11 دی ماه 404 तो जो कुछ ईरान में हो रहा है क्या वो ट्रंप के इशारे पर हो रहा है? और अगला नंबर खमनेई का है। ये क्यों कह रहा हूं? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान के कई दशकों से अमेरिका का बड़ा दुश्मन ईरान रहा है और दोनों देशों के बीच परमाणु बम को लेकर भयंकर लड़ाई। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न मुल्क बने, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर झुकने को तैयार नहीं। अयातुल्ला खमनेई अमेरिका विरोध के रुख पर अड़े हुए। ऐसे में ट्रंप का अगला टारगेट खमनेई को हटाना हो सकता है। दावा यह है कि ईरान में मौजूदा प्रदर्शनों में अमेरिका का हाथ है, क्योंकि ईरान में खमनेई के तख्तापलट की मुहिम चल रही। तानाशाह मुर्दाबाद और मुल्लाओं को जाना होगा जैसे नारे लग रहे हैं। ऐसे हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं जिनमें 15 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं अब तक। ईरानी हुकूमत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रही है, जिससे नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति खुद धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई तो फिर अमेरिका को उनकी मदद के लिए आगे आना होगा। अब सोचिए, एक मुल्क में प्रदर्शन हो रहा है, उसका अमेरिका से क्या ताल्लुक, लेकिन ट्रंप क्यों कह रहे हैं उन्हें आगे आना होगा? उन्होंने कहा हमारी मिसाइल पूरी तरह तैयार है, हम लॉक्ड एंड लोडेड हैं। अमेरिका चाहता है ईरान में खमनेई का तख्ता पलट हो जाए। ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना जता चुके हैं और इसी अंदाजा लगाया जा रहा है इसी बात से कि खमनेई को भी उठवा लेंगे क्या ट्रंप। हालांकि ईरान मुस्लिम दुनिया का बड़ा खलीफा माना जाता है। ऐसे में अमेरिका मुस्लिम वर्ल्ड को नाराज करना नहीं चाहेगा ये हरकत करके, क्योंकि वेनेजुएला अकेला है लेकिन मुस्लिम मुल्क 57 है और उस ओआईसी का हिस्सा भी ईरान है। सुनिए जरा संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, वो क्या मानते हैं? क्या ट्रंप ये गलती कर सकते हैं? की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में जो अमेरिका के द्वारा ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई, कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ईरान के जो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई और ईरान की जो टॉप लीडरशिप के विरुद्ध भी किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान और इजराइल और ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री सीधा ईरान की रिजीम को बदलने के लिए करती है, तो ये ईरान की तबाही और बर्बादी का कारण भी तो अवश्य बनेगा। लेकिन जो रेसिस्टेंस है जो ईरान की तरफ से वो कहीं ज़्यादा बड़ा और रोबस्ट होगा, बहुत ही शक्तिशाली होगा और ये किसी भी तरीके का जो ईरान के संदर्भ में अमेरिका का जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है वो बहुत ही जटिल होगा। अब आपको बताऊं कि जिस तरह से ट्रंप ने एक्शन लिया, क्या यह एक्शन भारत भी ले सकता है? ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति भेज रहा था ड्रग्स, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तो ड्रग्स भी भेजता है भारत और आतंकी भी भेजता है और उनके आका बैठे हैं पाकिस्तान में। जब ट्रंप केवल ड्रग्स पर एक्शन ले सकते हैं तो भारत आतंक के खिलाफ क्यों नहीं ले सकता? ट्रंप भी तो कहीं भी किसी भी देश में मिसाइल अटैक करके आतंकियों को मार देते हैं। यह बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भारत को भी ऐसा अटैक करना चाहिए मसूद अजहर और हाफिज सईद पर। तो भिगा कर उठा कर जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना। मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिगा कर उठा कर जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी जी 56 इंच का। अब देखिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। एमआईएम अध्यक्ष ने पीएम मोदी से अपील की ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, इसलिए ओवैसी ने पीएम मोदी से इस एक्शन की डिमांड की है। ओवैसी ने कहा मोदी जी आप भी आतंकियों को उठवा लो। 26/11 आतंकी हमले करने वाले चाहे मसूद अजहर हो या लश्कर तैयबा का जालिम शैतान हाफिज सईद हो, आप 56 इंच का सीना दिखाइए और उठवाइए, भारत लेकर आइए। पीएम मोदी से ओवैसी ने यह डिमांड मुंबई की एक सभा में की। मंच से ओवैसी ने ट्रंप स्टाइल में एक्शन की अपील की है। ओवैसी ने कहा अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या भारत नहीं कर सकता? चुनौती दी कि जब वो कर सकते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक्शन ड्रग्स के आरोप में लिया, लेकिन भारत के खिलाफ तो पाकिस्तान कई साजिशें रचता है। बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार सप्लाई होते हैं। पाकिस्तान की धरती से आए आतंकी भारत में हमला करते हैं और इसी के खिलाफ भारत ने पाक में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत के पास एनएसजी कमांडो है।
एनएसजी के आधुनिक ट्रेंड ब्लैक कैट कमांडोज हैं। साथ ही पैरा कमांडो, गरुड़ कमांडो को भी ऐसे ऑपरेशन में लगाया जा सकता है। सेना ने पुलवामा और पहलगाम के बाद 2 बार एयर स्ट्राइक की। भारत के जाबाज कमांडो जरूरत पड़ने पर हाफिज सईद और मसूद अजहर को खींच कर ला सकते हैं। लेकिन भारत की नीति है कि हम किसी पर पहले हमला नहीं करते हैं, ना ही बिना खतरे कि किसी देश की संप्रभुता में दखल देते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। चिंता मत करें ओवैसी केवल मुसलमान मत चिल्लाएं, ओवैसी देश तोड़ना बंद करें। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्षम है देश और विदेश की जो भारत के खिलाफ है ऐसे ताकतों से लड़ने में। हमारी सेनाओं ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कितनी कन्विक्शन से इंफ्रास्ट्रक्चर को निस्तो नाबूद किया। हमने देश पे अटैक नहीं करा, हम एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल देश है, हम दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। तो रहिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, वापस देश लौट कर आते हैं। एक खबर आई है उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल में फिर गरजा पीला पंजा। संभल में बुलडोजर पहुंचे उससे पहले ही लोग देखिए अवैध इमारत पर हथौड़ा चलाने लगे। ये वो तस्वीर आई। ये सालारपुर की तस्वीर आप देख रहे थे। हाजीपुर में भी एक अवैध इमारत थी। बताया गया अवैध जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया, पहले उसका ताला तोड़ा गया। मदरसे की तस्वीर आप देख रहे हैं, मदरसे का ताला तोड़ा गया पहले। और उसके बाद देखिए बुलडोजर मंगवाया गया और फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इस तरह की जितनी इमारतें हैं जो अवैध कब्जा कर बनी हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, फिर एक्शन हो रहा है। हाँ, संभल में ही एक और जगह, ये दूसरी तरफ देख रहे हैं, राया बुजुर्ग संभल का इलाका है जहां एक और मस्जिद जो बताया गया, दावा किया गया कि अवैध जमीन पर बनाई गई। अब देखिए जरा संभल में कहां कहां एक्शन हुआ और ये एक्शन क्यों हुआ। दरअसल ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। संभल में 3 जगहों पर अवैध मस्जिद मदरसे पर बुलडोजर चला है। सालारपुर में लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही मस्जिद तोड़ दी, ये वो तस्वीर है। लोगों ने रात भर छेनी हथौड़े से अवैध मस्जिद को ढा दिया है। आरोप है कि 25 साल पहले इस जमीन पर अवैध कब्जा हुआ था।
अतिक्रमण के खिलाफ कुल 58 लाख का जुर्माना लगाया गया था। मस्जिद के मौलाना पर लगभग 9 लाख का जुर्माना लगा था। इसके बावजूद अवैध निर्माण को नहीं हटाया जा रहा था। बाद में बुलडोजर एक्शन के लिए 24 लोगों की टीम बनाई गई। यह दूसरी तस्वीर। दूसरा एक्शन संभल के हाजीपुर इलाके में अवैध मदरसे पर हुआ है, जहां 3 बुलडोजर की मदद से अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया। 1500 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को खाली कराया गया। आरोप है कि मदरसे में कमर्शियल गतिविधियां चल रही थीं और दुकानों का आवंटन कर उनसे किराया वसूला जा रहा था। तहसीलदार कोर्ट ने अवैध मदरसे को तोड़ने का आदेश दिया था और इसके विरोध में मदरसा कमेटी हाईकोर्ट चली गई थी, और लेकिन हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर 15 दिन का नोटिस दिया है। 15 दिन का नोटिस खत्म होने के बाद आज प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन की तीसरी कार्रवाई संभल के राया बुजुर्ग इलाके में हुई है। यहां 1500 वर्ग मीटर में बनी एक और अवैध मस्जिद ढाई गई है। यह एक्शन हुआ है। अब आपको सुनवाता हूं आसपास के लोग क्या कह रहे हैं और डीएम क्या कह रहे हैं। वो मिल गई है यहाँ पे? हाँ, पट्टा मिल गया हमें। पट्टा मिल गया है। कितना एरिया है तकरीबन? ये तो खैर पता नहीं, हो सकता है। देखो योगी जी ने अच्छा का काम करा, ये गरीब आदमियों को पट्टे दे दिए, घर रहने दे दिया, ये अच्छा करा उन्होंने। बहुत अच्छा है ना? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। ये सरकार ने एक कदम उठाया, जो अवैध जमीन थी, जिससे क्या कि अपने की गरीबों में बांट दी। सर कला में भाग लेने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्यों हटा रहे हैं यहाँ से? क्यों, क्या वजह? सर इसके तोड़ने के आदेश हैं। क्या है, क्या बना हुआ है? मदरसा है। कब से बना हुआ है? ये तो काफी टाइम से। 4000 वर्ग मीटर लैंड है हमारी, और उसमें से 1500 स्क्वायर मीटर लैंड से अधिक में कब्जा किया गया था, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी की जा रही है और साथ में मदरसा भी बनाया गया था। तो दोनों के लिए नोटिस पीरियड की अवधि समाप्त हो चुकी है, अपील का समय भी समाप्त हो चुका है और धारा 67 के अंतर्गत सुनवाई की गई, सभी पक्षों को सुना गया और उसके बाद एक न्यायिक आदेश पारित करके इसको हटाया जा रहा है। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बांग्लादेश परेशान हो गया है। वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश, अब यहां तक उतर आया है। इससे पहले आपको याद होगा, भारत में मांग हो रही थी कि शाहरुख की केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर है, इसे आउट करो। इसे आउट कर दिया गया। आउट करने के बाद अब बांग्लादेश कैसे तिलमिलाया, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। बांग्लादेशी खिलाड़ी कह रहे हैं हम खेलेंगे ही नहीं, वो कह रहे हैं हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, अब यहां तक उतर आए। और बाकायदा बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि वो भारत जाकर नहीं खेलेंगे। यहां आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की छुट्टी हुई। केकेआर की टीम ने उसे आउट कर दिया और वहां बांग्लादेश को यह बात नागवार गुजरी। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को इतना बुरा लगा कि उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले शिकायतों का पिटारा खोल दिया। हिंसा की आग में झुलस रहे बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और भारत से वर्ल्ड कप मुकाबले शिफ्ट कराने की मांग की है। लेकिन फाइनल फैसला तो आईसीसी का होगा। अब बांग्लादेशी टीम श्रीलंका में खेलेगी या वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही बाहर हो जाएगी, जल्द इससे भी पर्दा उठ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, बांग्लादेशी टीम क्या कह रही है। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को लेकर विवाद बढ़ गया है। कल मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया गया। बीसीसीआई के आदेश पर कोलकाता टीम से उन्हें हटा दिया गया। आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसका विरोध कर फैसला लिया, विरोध करने का। बांग्लादेशी टीम अब T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की आपात मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। बांग्लादेश ने आईसीसी से मांग की है कि उसके सारे मैच श्रीलंका में हो, क्योंकि जिस कोलकाता की टीम से मुस्तफिजुर को निकाला गया, विश्व कप में बांग्लादेश के 3 मैच उसी कोलकाता में खेले जाने। वहीं 17 फरवरी को नेपाल और बांग्लादेश का मैच मुंबई में। और दरअसल बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मॉडल अपना रहा है, यानी जिस तरह पाकिस्तान के सारे मैच अब श्रीलंका में हो रहे हैं, बांग्लादेश चाहता है उसके भी सारे मुकाबले भारत में नहीं श्रीलंका में हो। लेकिन मैच के लोकेशन बदलने का आखिरी फैसला आईसीसी का होगा। आईसीसी यह तय करेगा कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि 1 महीने बाद 7 फरवरी से विश्व कप शुरू हो जाएगा और पहले से ही सभी टीमों के मुकाबलों के टिकट बिक चुके हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बांग्लादेशी मंत्री क्या कह रहे हैं। राजनीतिक टेंशन থাকেও বলে যে सांस्कृतिक, जब देशों के बीच राजनीतिक तनाव होता है तो सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल उसे कम करते हैं, लेकिन यहाँ जो हुआ है वह ठीक इसके विपरीत है।
मुस्तफिजुर को जिस तरह हटाया गया, उससे हमारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुस्तफिजुर को हटाने के लिए दिए जा रहे कारणों को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। आघात लागे, ताদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হয়। तो बांग्लादेशी मिनिस्टर रिजवाना हसन को आप सुन रहे थे, जो मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रही। अब देखिए जरा बांग्लादेश कहां बैठता है और भारत कहां है दोनों टीमों के हालत में। भारत में ना खेलने का फैसला बांग्लादेश को भारी पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो आईसीसी आखिरी वक्त पर जगह नहीं बदलेगा। ऐसे में अगर बांग्लादेशी टीम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगी तो इससे उसे भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दरअसल बांग्लादेश भले ही पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा हो, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ताकत पाक से भी आधी है। बीसीसीआई का नेटवर्थ 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नेटवर्थ 500 करोड़ है। कहां 18,000 करोड़, कहां 500 करोड़। 2024 से लेकर 2027 के बीच आईसीसी की कमाई को अगर देखें तो बीसीसीआई की भागीदारी उस कमाई में भी 38% है, 2,000 करोड़ रुपए। वहीं बांग्लादेश क्रिकेट की भागीदारी सिर्फ 4.4%, 225 करोड़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिस्सेदारी 250 करोड़ के करीब है। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत न आने की बात कही है। अगर बीसीसीआई इस पर आपत्ति जताता है तो आईसीसी फैसला ले सकता है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज कर सकता है। उसके बाद या तो बांग्लादेश या तो मजबूरी में भारत आएगा या उनकी टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। सुनिए जरा पूर्व क्रिकेटर मदन लाल क्या कह रहे हैं। बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जिस देश के लिए हमने इतना कुछ किया, वही हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को तंग कर रहे हैं या मार रहे हैं, जो भी आप कह सकते हैं। तो ये तो अफसोस की बात है ना। ये देखिए, उनकी इकोनॉमी बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण इंडिया भी है, क्योंकि हमने हर चीज उनको सप्लाई की, चाहे कुछ भी हो, इकोनॉमिकली और या स्पोर्ट्स में भी हमने बड़ी उन लोगों की हेल्प की है। पर आई डोंट नो कि अब क्या हुआ, उनको कौन सी उनकी सोच बदली है। तो ये इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए बीसीसीआई का जो डिसीजन लेना है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही लेना होता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर और शर्मनाक खबर है। लव चार्जर बाबा को फिर पैरोल मिल गई है। राम रहीम को फिर जेल से बाहर आने की इजाजत मिल गई है। साल में 10 बार तो जेल से बाहर आ जाता है, और जबकि रेप के आरोप में सजा काट रहा है। देखिए जरा राम रहीम कैसे फिर बाहर आने वाला है। उम्र कैद की सजा काटने वाला राम रहीम फिर जेल से बाहर आएगा। राम रहीम को 15वीं बार 40 दिनों की पैरोल मिल रही, 15वीं बार। सोचिए, इसे डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम की जयंती पर मंजूर किया गया। हालांकि कई पाबंदियों के साथ राम रहीम की पैरोल मंजूर हुई है। जेल से निकलकर वो सिर्फ सिरसा के डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में रहेगा। उसे किसी भी तरह के आयोजन में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। स्थानीय प्रशासन इन 40 दिनों तक लगातार उस पर नजर बनाकर रखेगा। इससे पहले 15 अगस्त को अपने जन्मदिन पर वो जेल से बाहर आया था। 2017 से 2 साध्वियों के यौन शोषण केस में राम रहीम को 20 साल की कैद हुई, और उसके बाद 2 साल बाद 2019 में पत्रकार हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2021 में ही डेरा मैनेजर की हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। फिलहाल राम रहीम अभी सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन सोचिए, 15 बार जेल से बाहर आ चुका है पैरोल पर। यह न्याय का भी मजाक है। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। जिंदगी में अच्छे लोगों की संगत जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है कुछ लोगों से दूरी रखना। आचार्य चाणक्य ने इसे लेकर कहा है, मूर्खा शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्री भरणेन चा। मतलब कभी किसी मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान या सलाह हरगिज ना दीजिए। आप उसे कितना भी सही समझाएं, वो गलत होने पर भी तर्क करेगा। मूर्ख से बहस करना चेहरे पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या फिर ना मरे, थप्पड़ आपके गाल पर ही लगेगा। मतलब मूर्खों से बहस करना समय और बुद्धि दोनों की बर्बादी है। इसी तरह ऐसे शख्स जिनके मन में ईर्ष्या और फूट डालने की भावना हो, उनसे दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी और अच्छा है। जो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है या नेगेटिव और नकारात्मक बातें करता है, वो हर बात में कमी ही खोजेगा, और आप अगर अच्छा काम करेंगे तो वो ईर्ष्या करेगा, जलेगा आपसे। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी रहना जरूरी है और बेहतर है। इस श्लोक के जरिए चाणक्य ने लाइफ का अहम फंडा दिया।
बिना मांगे ज्ञान या सलाह देने से बचना चाहिए और 4 तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, इसी में भलाई है। मूर्ख, लालची, अहंकारी और बुरी सोच वालों से दोस्ती और रिश्ते रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनी जिंदगी में अपनाइए और उतारिए। फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।